जो है यह पृथ्वी के क्या है, सबसे निकट स्थित और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन है? चंद्रमा। किसका उपग्रह है? चंद्रमा का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब देखिए चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन किए हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। अच्छा, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग में 1/4 होता है, जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किमी है। सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है, यानी कि ये क्या, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित। देखो यह प्राकृतिक है। प्राकृतिक उपग्रह वो होता है जिसे भगवान द्वारा बनाया जाता है। कृत्रिम उपग्रह वो होता है जिसे इंसान बनाता है। ठीक है। लिखा गया कि पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा कितने समय में लगा लेता है। तो चंद्रमा चक्कर लगाता है, यानी एक चक्कर लगाने में चंद्रमा जो है पृथ्वी का समय लेता है 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1968 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। कौन कदम रखे थे? नील आर्मस्ट्रांग। किस पे कदम रखे थे? चंद्रमा पर। कहाँ के व्यक्ति थे? तो ये अमेरिका के थे। ठीक है। सूर्य और सूर्य पर प्रकाश की किरणें, देखो ये जो सूर्य से प्रकाश की किरणें परिवर्तित होने के बाद पृथ्वी पर चंद्रमा से आने में 1 मिनट कितना समय लगता है? तो टोटल लग जाता है 1 मिनट 2.5 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा जिसके कारण, यानी सूर्य के प्रकाश के कारण ये चमकता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? इसे हम क्षुद्र ग्रह जो होते हैं यह तारों, ग्रहों और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड होते हैं। यानी तारे और ग्रह के अलावा यह क्या होते हैं? असंख्य छोटे पिंड होते हैं। कौन छोटे पिंड होते हैं? क्षुद्र ग्रह। यह पाए किसके बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह हमको मिलते हैं, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। खास करके क्षुद्र ग्रह जो दिखाई देते हैं ज़्यादातर, यह मिलेगा मंगल और बृहस्पति के बीच। अगर मंगल हो जाएगा, इसके बाद अगर बृहस्पति रहेगा, यहाँ पर करने का मतलब यह मार्स है और यह क्या है? बृहस्पति। जुपिटर यानी बृहस्पति हम भी लिख देते हैं। इनके बीच में क्या पाए जाएंगे? छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। लिखा है ना, यह जो ग्रह होते हैं मंगल और मार्स के बीच में पाए जाते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों से छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। यानी ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे कि आपको उल्का पिंड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। यह आएगा तो पृथ्वी के सतह पर। कहाँ पर आएगा? पृथ्वी के सतह पर आएगा तो एक तो ओजोन मंडल होता है। क्या होता है? ओजोन मंडल। इसको जला के राख कर देता है। जैसा कि अगर आप लोग रात में खुले आसमान में देखोगे तो कुछ ऐसे तारे दिखते हैं जो आते आते जल जाते हैं, जिन्हें हम लोग गाँव में लूप भी बोलते हैं। पृथ्वी के उतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति, अब देखिए कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे होते हैं, देखिए हमेशा लाखों की संख्या में आते रहते हैं और आके जल जाते हैं। कुछ ऐसे बड़े बड़े होते हैं कि जो आके गिर जाते हैं। भारत में एक महाराष्ट्र में झील का निर्माण हुआ है जिसे क्रेटर झील बोला जाता है। यह उल्का पिंड से निर्माण हुआ है, जो महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। यह बताया जाता है कि वहाँ पर कोई पिंड गिरा है जिसके वजह से निर्माण हुआ है। झील का नाम क्या है बताइए? लोनार झील। आप इसको ज़्यादा चर्चा में सुने होंगे तो कोरोना काल में इसको बताया जा रहा था कि यहाँ का पानी गुलाबी कलर का हो गया है। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूलकण और गैसों के बने होते हैं। चट्टान यानी पत्थर, धूलकण मतलब कि छोटे छोटे कण, गैस मतलब कि हवा जो होती है, के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तारों का शीर्ष सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य की ओर होती है। देखिए इसकी पूंछ किधर होती है? सूर्य की तरफ होती है। सूर्य से दूर बाहर की तरफ होता है। यह चमकीला दिखाई देता है। पूंछ वाला होता है, चमकीला दिखाई देता है। पूंछ किधर रहती है? सूर्य की तरफ हमेशा होती है। ठीक है। करक अब देखिए जो होता है कुइपर मेखला जो होता है, इसका कहने का मतलब है कि यह नेपच्यून के पास सौरमंडल का आखिरी सिरों वाला एक तस्करी के आकार का विशाल चट्टान होता है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं। इनमें कई बर्फ के बने होते हैं तो कई धूमकेतु होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं। अगर आपको दिखाएं तो सौरमंडल में दिखाते हैं। ये आपको कैसा दिखेगा? देखिएगा यह क्या होता है, सबसे लास्ट में आपको दिखेगा सौरमंडल का कुछ फिगर दिखाएंगे। तो आइए दिखाते हैं सौरमंडल कैसा दिखता है। एकदम लास्ट वाले में गए सूर्य, आपको यह सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई देंगे उल्का पिंड। कहाँ पर
पर है देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में कितने छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, यानी असंख्य संख्या में यह सब छोटे हमेशा घूमते रहते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एकदम लास्ट में दिखाई देगा, देख रहे हो ना, ये किसके बीच में, वरुण दिखाई दे रहा है, वरुण के बीच में असंख्य की संख्या में दिखाई देते हैं। देखो ये अब पुच्छल तारा दिख रहा है पूछ की तरह, यह सब क्या होते हैं, तारे होते हैं। चलिए तो जहाँ पर हम लोग पढ़े थे अपने जगह पर आते हैं, क्या बात कर रहे थे इसके बारे में, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, कूप। अब आइए सूर्य ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो प्रकार का ग्रहण लगता है। ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। तो सूर्य की छाया किस पे, मतलब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, यानी सॉरी चंद्रमा की छाया जो होती है, सूर्य हमको जहाँ से जिस भाग से नहीं दिखते यानी सूर्य नहीं दिखाई देता, तो उस ग्रहण को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। पढ़िए क्या लिखा गया, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति में युति कहते हैं, अमावस्या को होता है। अच्छा देखिए सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा को लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को लगता है सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। बताइए चंद्रमा की छाया यानी जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको रोक लेता है, तो छाया किस पे पड़ती है, पृथ्वी पर, नहीं यानी सूर्य नहीं दिखाई देता, तो इस स्थिति में कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग चुका है। चंद्र ग्रहण सेम विपरीत होगा, सूर्य उसी जगह रहेगा लेकिन बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी की छाया किस पे पड़ेगी, चंद्रमा पर, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो इस स्थिति में कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। एक एक लाइन पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी का क्या दिया गया है, चलिएगा। चंद्र ग्रहण इस प्रकार, चंद्र ग्रहण इस प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को वियुति कहते हैं। क्या कहते हैं, वियुति कहते हैं। जो यह पूर्णिमा को होता है, इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ग्लोब दिखाई दे रहा है, आप लोग देखिएगा, ग्लोब आपके सामने मौजूद होगा और ये आपका ग्लोब क्या होता है, एक पृथ्वी का हूबहू यानी पृथ्वी जैसा दिखने वाली आकृति होती है। ग्लोब के बीचों बीच एक ठो रेखा खींची जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी यह भूमि को दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर 23.5 अंश पर एक ऐसे रेखा खींची जाती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। थोड़ा सा फिर इसके बाद देखेंगे तो 23.5 अंश पर एक हमको नीचे रेखा मिल जाती है, इसे कहते हैं मकर रेखा। यह 23.5 अंश पर कर्क रेखा हो जाती है। फिर इसके बाद 66.5 अंश पर खींची जाती है आर्कटिक रेखा, नीचे खींची जाती है अंटार्कटिक रेखा। इसके बाद ई जो रेखाएं होती है ऐसे यह समांतर रेखा होती है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। इस प्रकार कुछ रेखाएं खींची जाती हैं, इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं से मौसम संबंधी परिघटनाएं होती हैं और देशांतर रेखाओं से हमें किसकी जानकारी मिलती है, समय की जानकारी मिलती है। आइए तो ग्लोब को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्लोब क्या होता है, काल्पनिक रेखा। अच्छा ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींची जाती है। देखिए ग्लोब मतलब ये पृथ्वी का एक ऐसा रूप होता है, ग्लोब का मतलब इस पर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, यानी इंसान खींचता है, भगवान तो खींचे नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक का मतलब कौन कौन से इंसान रेखा खींचा है, काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं, यानी इक्वेटर बोलते हैं। कह रहा है पृथ्वी के उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी, अच्छा उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और ऊपर जो होता है केंद्र, इसे क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध में एक ध्रुव होता है जिसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। 90 रेखा ऊपर, 90 रेखा नीचे, एक के बीच में, कुल मिला के कितनी रेखा खींची जाती है, तो 181। कौन सी रेखा हो जाती है, अक्षांश रेखा होती है। समझ रहे हैं जी, आगे सुनिएगा। देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर खींची जाती हैं। अब अक्षांश रेखा में देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश पर खींची जाती है। कितने पर खींची जाती है, 23.5 अंश पे। कौन सी रेखा खींची जाती है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। 66.5 अंश पे दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाती है जिसे मकर रेखा कहते हैं। विषुववृत्त के 66.5 अंश उत्तरी ध्रुव पर खींचे जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। यह कितने पर खींची जाती है, 66.5 अंश पर। इसके बाद एक नीचे खींची जाती है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा के 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। सर्कलिंग समझ लो ना। पृथ्वी के ताप और कटिबंध, सुनिएगा ध्यान से, पृथ्वी के ताप और कटिबंध, हीट जोन एंड द अर्थ।
कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा अगर हम देखते हैं तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर खूब भयानक गर्मी पड़ती रहती है। देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा ना, या आपको दिखाई दे रहा अर्थ, द अर्थ। अब इसमें जितने भी दिखाई देंगे मतलब यहाँ से यहाँ वाला जो भी भाग दिखाई देगा ये सब यहाँ पर क्या पड़ेगी, खूब भयानक गर्मी। क्या पड़ेगी, खूब भयानक गर्मी। इतना भयानक गर्मी पड़ेगी, ए बबुआ तू क्या हो गया, इतना भयानक गर्मी पड़ेगी, इतना भयानक कि आप देख के कहोगे वाह क्या गर्मी लग रही है। ये पूरा गर्मी पड़ेगा, यानी लाल से यहाँ तावा की पेनी दिखेंगे सब, समझ रहे हैं ना। आप इतने काले हो जाएंगे, मतलब यहाँ के लोग इतने काले दिखेंगे कि तावा का पेनी या इंसान एक समान दिखेगा, समझ रहे हो ना। यानी इंसान है कि तावा की पेनी तुमको दिखवा नहीं करेगा, काला हो जाएगा, मुस्कुराएगा रात में तो उसका बस दांत दिखाई देगा। बिल्कुल। आगे देखिएगा, समझिए ध्यान से। अब आगे आते हैं हम लोग, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में लगभग बांट देती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने राज्यों से होकर जाती है। कौन सी रेखा जाती है होकर, कर्क रेखा। अगर भारत के मैप में देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा दिख रहा है जी, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ लिखा गया कि के बीच में सभी अक्षांश सूर्य वर्ष लगभग में यहाँ पर जितना भी होता है आप समझिए हमेशा गर्मी पड़ती रहती है। के बीच में अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर 2 बार ठीक सिरे पर होता है। 2 बार क्या होता है जी, सिरों पर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा का मतलब गर्मी प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी इसमें खूब भयानक ही वहाँ गर्मी पड़ेगी तो इसे क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर खूब भयानक गर्मी पड़ती है। यहाँ ठंडी नहीं लगती है, कोई स्वेटर की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही घूमिए, गर्मी से आप एकदम काले हो जाएंगे। भैंसा इंसान एक समान दिखेगा यहाँ, काला इतना, हाँ भैंसिया काली होती है ना, और वही सब एकदम वैसे ही दिखेंगे सब इंसान। ऑस्ट्रेलिया के लोग, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा होकर जाती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तब। आइए देखते हैं, अब आगे पढ़िएगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच अक्षांश रेखाओं पर दोपहर में सूर्य ठीक सिरे पर नहीं होता है। ध्रुव के अच्छा देखिए, यह सिरे पर एक ही बार वहाँ पर चमकता है, इसलिए कह रहा है कि सिरे पर नहीं होता है। आगे सुनिएगा, कह रहा है कि वहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और ध्रुव के वृत्त तथा मकर रेखा के बीच ध्रुव के बीच तापमान मध्य होता है। यानी कर्क और मकर रेखा पर एक बार इंसान इससे ऊपर भागेगा तो उसको ठंडी का अनुभव होगा, लेकिन इसके बीच में ज़्यादातर क्या लगती है, गर्मी। जैसे अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में लोग होंगे तो उनको ठंडी बहुत कम लगती है। गोवा में चले जाएं, तेलंगाना में रहें, फिर इसके बाद तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में, ये जगह जाएंगे तो आपको एकदम काले दिखेंगे, तावा की पेनी की तरह, नहीं थोड़ा मोड़ा काला दिखेंगे। लेकिन उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में चले जाओ, जम्मू कश्मीर की सुंदरी ही दिखेंगी सब, बहुत ठंडी पड़ता है। ठीक है जी, बाकी इसको पढ़ते रहिएगा, आगे देखिएगा, एक एक लाइन हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अब इसके बाद देखिए लिखा गया कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। करा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठीक ठंडी पड़ती होती है। कहने का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे, कहने का मतलब जहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर अधिक क्या पड़ेगी, ठंडी। लेकिन कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में क्या पड़ता है, गर्मी, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का किरण हमेशा चमकता रहता है और उनमें सूर्य की किरण केवल एक ही बार जाती है, इसलिए क्या पड़ता है, ज़्यादा ठंडी। लिखा गया है क्षितिज से ज़्यादा दूर ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ पर, अच्छा कहने का मतलब ऊपर नहीं सूर्य जा पाता है मकर रेखा और कर्क रेखा से, इसलिए वहाँ पर अधिक क्या पड़ती है, ठंडी। अगर चले जाओगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों में तो बड़ी ठंडी पड़ती है। इसमें भी ठंडी सबसे अधिक कहाँ पर पड़ती है, टैंगा और टुंड्रा प्रदेश में। लिखा गया टोंगा द्वीप, यह हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप का एक अक्षांश, जहाँ पर देखो क्या लिखा जी, 20 दक्षिण में स्थित है, 20 अंश पर है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यमाना उत्तर। यमाना उत्तर समझ रहे हो जी, मानक समय। देखिए यमाना उत्तर जो होता है यानी कि भारत का मानक समय। देखिए भारत का मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। किसी को राज्यों का नाम याद है,
कौन कौन से राज्य से होकर जाता है? उत्तर प्रदेश। देखिए भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के कहाँ से लिया गया जी? उत्तर प्रदेश के नैनी से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? नैनी से, यानी इलाहाबाद से लिया गया है, ठीक है ना। इलाहाबाद से, प्रयागराज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? प्रयागराज से। प्रयागराज से लिया गया है और 82.5 अंश है। भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। कौन कौन से राज्य से होकर जाता है बताइए, किसी को याद है कौन कौन से राज्य से होकर जाता है? देखिए भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद कहाँ होता है? छत्तीसगढ़। सी के लिख देते हैं। छत्तीसगढ़ से होकर जाएगा, उड़ीसा से होकर जाएगा और AP आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय होकर जाता है। कितने राज्यों से होकर जाता है? 5 राज्यों से। चलिए एक एक लाइन पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। क्या? पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को खींची गई काल्पनिक रेखा यमनोत्तर ध्रुववृत्त कहते हैं। यह लंदन में निकट, देखिए यह इसको बोलते हैं GMT। क्या बोलते हैं? GMT यानी ग्रीनविच मानक टाइम, GMT। यहाँ से सब समय का निर्धारण किया जाता है। अंग्रेजवा जो थे सब बड़ा ज्ञानी बने तो वही। यमन उत्तर यानी मिडिल रेखा कहते हैं जीरो, जिसे 0 अक्षांश समय लिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ जितना समय दिख रहा है यह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे। कितना घंटा आगे? 5 घंटा आगे। यानी हमारे यहाँ जब शाम को 5:30 होगा तो वहाँ दिन में 12 बजे गा, क्योंकि हम लोग किधर हैं? पूर्वी में। हमारे यहाँ सूर्य क्या दिखाई देता है? पहले दिखाई देता है। यमन उत्तर यानी माना गया है देशांतर यह, तथा यहाँ से हम 180 अंश पूरब या 180 अंश पश्चिम की गणना करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ ग्लोब है तो ग्लोब में अगर हम रेखा खींचते हैं तो इसकी रेखाओं की संख्या के बीच में इधर खींच दिए तो 180, यानी इससे जो कहेंगे 179 इधर हो जाएगी, 179 हो जाएगी। जैसे इसके सेम उस विपरीत से जाएगी तो 2 रेखाएँ हो जाएगी। कुल मिला के 360 जो होती हैं यह देशांतर रेखाएँ होती हैं, ठीक है ना। जिसमें हम जानते हैं कि 1 अंश बराबर 4 मिनट, 1 अंश बराबर 15 मिनट होता है। कितना होता है? 15 मिनट। और 15 अंश नहीं जी, 1 अंश बराबर 4 मिनट होता है, गलती बता दिए। 1 अंश बराबर क्या होता है? 4 मिनट। यानी 1 अंश लिखेंगे तो ये किसके बराबर दिखाता है? 4 मिनट के बराबर दिखाता है। अब 15 अंश बराबर होता है 1 घंटा। कितना होता है? 1 घंटा। 15 अंश बराबर 1 घंटा। दिख रहा है कुछ? आगे सुनिएगा। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध आप समझ लिया। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना होगी? 100। देशांतर रेखाओं की संख्या 360। कितना हो गई? 360। अभी बताए ना 360। और अक्षांश रेखाओं की संख्या 180। कितना हो गई? 180। 180 90 इधर, अच्छा जी सही बताएं आप। कितना हो जाएगी? 181। अब इसके बाद देखिए 2 ठे अगर यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर 2 ठे बिंदु होता है तो इन दोनों को घटा देंगे तो 179 हो जाएगी रेखाओं की संख्या। लेकिन अगर टोटल रेखाओं की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360। देशांतर और समय पढ़े एक एक लाइन। आइए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। समय को मापने वाला अच्छा साधन पृथ्वी से कहाँ कट रहा है यार? आइए पढ़ते हैं ना। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी और चंद्रमा और ग्रहों की गति का स्थानीय समय के अनुमान पृथ्वी द्वारा सूर्य के द्वारा बनने वाले छाया से लगाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम और पूर्व की ओर यानी पृथ्वी जो होता है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चक्कर लगाती है। अतः यह स्थानीय समय ग्रीनविच के पूर्व किसके बता रहा है जी? ग्रीनविच जान रहे हो कहाँ पर है? अमेरिका वाला। ग्रीनविच के पूरब में है। इनका समय ग्रीनविच के समय से आने वाले समय में लगने वाले पश्चिम की ओर समय पीछे हो जाता है। कहने का मतलब जो समय का निर्धारण किया गया है इसके अनुसार यह बताता है कि आप ग्रीनविच से किसी देश का समय का निर्धारण करोगे तो उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि अगर पृथ्वी को 2 भागों में बांट देते हैं तो इधर हो जाता है ईस्ट और इधर क्या हो जाता है? साउथ। इधर सूर्य पहले दिखाई देगा और इधर दिखाई देगा बाद में। तो इधर का कहेंगे स्थानीय समय आगे है तो इधर का समय पीछे। यानी सूर्य सबसे पहले किस देश में दिखाई देता है? तो जापान में दिखाई देगा, फिर इसके बाद
बाकी देशों में दिखाई देना शुरू करता है। बाकी जो बताएं वही लिखा गया है। पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूमती है, अतः 1 घंटे में 15 अंश अर्थात 4 मिनट होता है। 1 अंश बराबर 4 मिनट। अभी बताएं इस बात को। बाकी ये सब कैलकुलेशन करके निकाला है, तो कैलकुलेशन पर एक सवाल हमारा जो होता है SST में आना ही आना है। बस हमको यह जानना है कि 1 अंश बराबर कितना होता है, 15 मिनट। सही बता रहे हैं? बिल्कुल गलत। 1 अंश बराबर 4 मिनट कितना होता है, 4 मिनट होता है ना। और इसके बाद 15 अंश बराबर 1 घंटा। बस इसको जानिएगा, बस हम निकालना सीख लेंगे ना। आइएगा आगे देखते हैं। बाकी वही सब है। समय का निर्धारण, समय पृथ्वी के बारे में जान लियो। 5.5 घंटा भारत का, लंदन से समय आ गया 82.5 अंश पर है। इस बात को हम बता चुके हैं। पृथ्वी की गतियाँ देखो। पृथ्वी देखिए, एक तो होता है घूर्णन, एक तो होता है परिभ्रमण। पृथ्वी के बारे में ज़्यादा पढ़ लेते हैं। देखिए पृथ्वी के बारे में अगर आप देखो तो बीच में क्या है, सूर्य। ये बीच में क्या, अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है, मून। दिख रहा है ना। आइएगा थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं। पृथ्वी की गतियाँ लिखा ना, मोमेंट्स ऑफ द अर्थ, ये है ना। थोड़ा सा छोटा हो जाए, देखिएगा। अब इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, एक एक लाइन पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन। क्या बोलेंगे, घूर्णन। अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण। परिक्रमण या फिर घूर्णन एक ही होता है। परिभ्रमण मतलब किसी का चक्कर लगाना क्या हो जाएगा, परिभ्रमण। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है, 365 दिन लगभग मान लिया जाता है ना। और अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूम लेती है। ठीक है ना। अब इसके बाद लिखा गया है, पृथ्वी काल्पनिक रेखा जो कक्षीय सतह पर 66.5 अंश का कोण बनाती है। यह समतल जो कक्षा द्वारा बनाया जाता है इसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं जी, प्रदीप्त वृत्त। क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी जो समय को निर्धारित करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वृत्त। ठीक है ना। आगे समझिए। इसके बाद कह रहा है, पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। लगभग में इसे मान लेते हैं 365 डे। 365 दिन 6 घंटा में चक्कर लगाती है ना। ये लिखा गया ना, लिखा 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और इसके बाद लिखा है 24 घंटा में लगभग पृथ्वी क्या कर लेती है, अपना चक्कर लगाती है। 1 साल में लगभग में 6 घंटे का क्या मिल जाता है हमको, समय शेष मिल जाता है। और ये 6 घंटा जाते जाते 6 घंटा जो होता है यानी 4 कूड़ा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 6 चौको 24 लगभग में 1 दिन हो जाता है। अर्थात जब 4 साल के बाद एक तो हमारा लीप ईयर आता है जिसे अधिक वर्ष या लीप ईयर कहा जाता है, जिसमें फरवरी का हो जाती है 29 दिन की होती है। क्यों होता है, कुछ समझे, नहीं समझे तो किसी दिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में समझा देंगे। ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर स्थित परिवर्तन का कारण होता है। देखिए ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है कि ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। यानी पृथ्वी घूमती है इसीलिए क्या होता है, ऋतु का परिवर्तन होता रहता है। 21 जून को